गुड इवनिंग क्लास 12th। केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो गया है लेसन। मतलब जितना हमने पढ़ा है आर्हेनियस इक्वेशन से पहले उतना आपके सिलेबस में है ना बेटा। छोटे छोटे थ्योरी के टॉपिक भी हैं, मैं बताऊंगा, है ना। आज हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशंस के ग्राफ, है ना। आपके डिलीटेड सीबीएसई सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? आर्हेनियस इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पीछे कॉलेजियन थ्योरी भी है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, एक दो न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं, है ना। बाकी प्रैक्टिस आप करना। देखिए बेटा, हमने क्या पढ़ा? आर्हेनियस इक्वेशन। एक मिनट का वेट करिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलती है? रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने से पहले दे फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जितना एनर्जी इसको चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये मेन पॉइंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप जब ये वीडियो लेक्चर्स देखोगे, इसके देखने के बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं। कंसर्न टॉपिक है, ये एमएससी लेवल के और आईआईटी एडवांस के टॉपिक है ये। अगर आपने थोड़ा सा भी ढीलापन दिखाया, दिक्कत होगी आपको। बोर्ड में तो नहीं आएगा, बट बी रेडी, क्या जाता है हमारा, है ना। देखिए, आर्हेनियस थ्योरी का एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा। आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलती है? ऑल द मॉलिक्यूल एंड एटम्स लाइक अ हार्ड स्फीयर। सारे के सारे आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन करते हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, दे आर लाइक अ हार्ड स्फीयर। मतलब वो एक हार्ड स्फीयर जैसे है। मतलब ये मानती है सारे मॉलिक्यूलर एटम बिल्कुल स्फेरिकल शेप के हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर है तो ध्यान से देखिए, व्हेन द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम क्लोज, तो इनके बीच क्या होगा? इलास्टिक कॉलिजन। और इलास्टिक कॉलिजन होने की वजह से, इलास्टिक कॉलिजन होने की वजह से अटैचमेंट ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। ये ड्रॉबैक नंबर 1। ड्रॉबैक नंबर 2, ये जो थ्योरी है हमें ये नहीं बताती किस एक्सिस पर आकर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अटैक करेगा। जैसे मैंने बोला, आपके पास ये टू रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से देखिए। अब अगर ये हेड ऑन हेड आकर हिट करेगा तब तो हिटिंग सफिशिएंट होगा एंड दे विल कोलाइड एंड फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब ये आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो हिटिंग होने के चांसेस क्या हैं? कम है। तो ये थियरी हमें ये नहीं बताती कि किस एक्सिस पर आकर आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अटैक करते हैं। दो ड्रॉबैक आप ध्यान रखिए, थियरी में बहुत सिंपल से ड्रॉबैक है ना। आगे देखिए, आर्हेनियस ने 3 ग्राफ दिए हैं। ग्राफ नंबर 1 है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेटर ग्राफ। अब देखिए, ये ग्राफ क्या बताता है आपको? ये ग्राफ क्या बताता है? किसी रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी और उसके रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिएक्शन का प्रोसीड होना, मतलब टाइम बोल सकते हो उसको, मतलब टाइम के साथ रिएक्शन कैसे बिहेव करता है। देखिए, सपोज आपने यहाँ रिएक्टेंट लिए, मैं लिख देता हूं, आपने लिया H2 प्लस I2 एंड H2 एंड I2 कन्वर्ट इनटू 2HI। ये रिएक्शन लिया आपने, H2 प्लस I2 एंड कन्वर्ट इनटू 2HI। तो ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? आपका प्रोडक्ट। तो ये बोलता है, सपोज आपके रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी ये है, ये ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे रिएक्शन बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज एंड एनर्जी रीच टू दी मैक्सिमम लेवल। और जिस लेवल पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो ये पीक है। अगर किसी रिएक्शन का ग्राफ इस फॉर्म में बना हुआ हो तो उसका मीनिंग ये है, पीक पर क्या बनेगा? आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इस पीक पर जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इजीली अचीव होता है, किसी रिएक्शन में बड़ा मुश्किल से अचीव होता है। तो जब तक ये स्टेट नहीं आएगा, द रिएक्टेंट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जैसे बन गया, आप देखिए, ये मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन दिखाऊंगा, ये H I और ये I, ये मैंने बना दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे ही आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ये अगेन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का ग्राफ है। ये जो जोन है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट जोन। मतलब यहाँ रिएक्टेंट की डोमिनेंसी है।
ये जो जोन है आपका वो है प्रोडक्ट जोन, यहाँ प्रोडक्ट की डोमिनेंसी है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम है। मतलब ये जो आरएमएस का कॉन्सेप्ट है वो ये एज्यूम करके चलता है कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी होता है, एंथैल्पी होता है, वो जनरली रिएक्टेंट से कम होता है। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी का डिफरेंस देखें तो हमको मिल जाता है डेल्टा एच रिएक्शन। और आरएमएस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, HP माइनस HR, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी। प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और इसकी रिएक्शन कौन सा है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्टिवेशन जो थ्योरी है आपकी आरएमएस थ्योरी, ये दुनिया की 99.99% रिएक्शन को एक्सोथर्मिक एज्यूम करके चलती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक रिएक्शंस नहीं होती हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक होती है। फाइनल विल बी एक्सोथर्मिक। शुरू में तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बट अल्टीमेटली जब आप ओवरऑल निकालोगे HP माइनस HR, दैट मीन्स डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल नेगेटिव। अब ये आपके सिलेबस में हट गया है, आरएमएस इक्वेशन पूरा हटा है, मतलब ये भी उसके साथ हटा है, बट जेई वगैरह में मेंस के एग्जाम दोगे आपके काम आएगा। सही है बेटा, देखते हैं ग्राफ नंबर 2, बढ़े आगे। ये देखिए बेटा ग्राफ नंबर 2। देखिए आरएमएस थ्योरी में आज तक का रिकॉर्ड है 10 ईयर का, आज तक ये ग्राफ नहीं पूछे हैं। ग्राफ मतलब थर्ड ग्राफ पूछेगा वो, जो अभी बताऊंगा मैं ना। ये ग्राफ तो बहुत रेयर है, तो एक्सप्लेन भी नहीं करते इवन टीचर्स, क्योंकि ये सब एमएससी लेवल की ग्राफ है जो आपके बुक में दिए हुए हैं और आया नहीं है आज तक। आज तक क्या है, सिंपल पूछते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन, आरएमएस थ्योरी के पॉइंट, ड्रॉबैक भी आज तक नहीं पूछे। या आना है तो न्यूमेरिकल, इस साल न्यूमेरिकल आया है आरएमएस थ्योरी के बाद 2020 में। देखिए ग्राफ नंबर 2 है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। समझो ध्यान से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा लिमिटिंग रिएजेंट, थोड़ा वैसा ही है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने किसी कंटेनर में, ये बना रहा हूं कंटेनर, ध्यान से देखिए, अगर आपने किसी कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल्स लिए रिएक्टेंट के, ये 100 मॉलिक्यूल्स लिए आपने रिएक्टेंट के, सही, तो क्या सिर्फ सारे 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबकी एनर्जी इक्वल होती है? आंसर है नो। जो मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट होगा उसकी एनर्जी की वैल्यू अलग होगी, जो बल्क में प्रेजेंट होगा इट विल फील बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन, उसकी एनर्जी अलग होगी, जो कॉर्नर पर मॉलिक्यूल होगा उसकी एनर्जी अलग होगी। तो आर्हेनियस बोलता है, मैक्सवेल बोलता है, वो बोल्ट्जमैन अपनी एक्सप्लेनेशन देता है कि इफ इन अ केमिकल रिएक्शन वी टेक n number of reacting molecules, out of them only few molecules participate in a chemical reaction initially which are having sufficient energy to create activated complex। सुन लो, जब हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के फ्यू मॉलिक्यूल्स ही सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, एंड ड्यू टू दिस दे फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? तो ऐसा क्या करें कि हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें? सिंपल है, टेम्परेचर दीजिए, हीट करिए रिएक्शन को, हीट प्रोवाइड करिए, एनर्जी प्रोवाइड करिए। तो यहां देखिए आप, ये जो Ne है, Ne का मतलब है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्चुअली पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। समझना ध्यान से, Ne का मतलब क्या है? number of reacting molecules actually participate in a chemical reaction। Nt का मीनिंग क्या है? total number of reacting molecules taken। तो Ne अपॉन Nt का जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, या बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अब बढ़ेगा कैसे? हीट प्रोवाइड करोगे तभी तो बढ़ेगा। जैसे जैसे आप एनर्जी दोगे ये Ne अपॉन Nt की वैल्यू बढ़ती है, और Ne अपॉन Nt की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है? आपकी ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप जैसे जैसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे Ne की वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगी। मतलब सपोज पहले ये वैल्यू थी 10 अपॉन 100,
तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगी 15/100, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी 40/100। तो होगा क्या कि जैसे से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं NE/NT की वैल्यू बढ़ती है, एंड आफ्टर सम टाइम दिस NE/NT वैल्यू रीच टू इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। सही है। और इस पॉसिबल वैल्यू पर पहुंचकर ये बनाता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका मॉलिक्यूल्स का, उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दिखाना चाहिए मुझे, इसको हम बोलते हैं क्या, मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। एंड आफ्टर दैट वही कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होगा एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। आज तक ग्राफ नहीं आया है, पूछा ही नहीं है आज तक, अगर आ जाए तो बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है ये। तो NE/NT क्लियर है, ये है आपका ग्राफ नंबर 2। थोड़ा पेस में इसलिए भी मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि जो टॉपिक CBSE ने हटाए हैं, पढ़ा तो दूंगा मैं सारे के सारे, लेकिन फोकस हमारा क्या है, अभी कोरोना वाला मामला है, अभी पता नहीं कब क्या होने वाला है आगे, हम सिलेबस को कवर करेंगे बेटा। टारगेट ये बनाएंगे कि अगस्त लास्ट तक वी विल कंप्लीट फर्स्ट बुक एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वी विल कंप्लीट ऑर्गेनिक, ताकि थरो रिवीजन करें ढंग से और खुल जाए कोचिंग। बहुत बढ़िया है, नवंबर में अगर कोचिंग खुल जाता है तो फिजिकल फॉर्म में पूरा दोबारा रिवीजन करा दूंगा, बिल्कुल ब्रशअप कर दूंगा एक एक चीजें, है ना। तो टारगेट रखेंगे जल्दी से कोर्स करने का। सही है बेटा। तो ये है आपका ग्राफ नंबर 2। NE/NT क्लियर है, ये के बीच का ग्राफ है। NE क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। NT क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन। सही है। ये आपका ग्राफ नंबर 2। बढ़ते ग्राफ नंबर 3 पर, जो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप ग्राफ नंबर 3, सबसे ज्यादा ये ग्राफ आया एग्जाम में, बोर्ड में, प्रीवियस पहले उठा के देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोलता है, ये बोलता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है, इसको प्रूव करिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व है वो ब्रॉड हो जाता है। अगर टेम्परेचर कम होगा आपका, उसका कर्व क्या होगा, बिल्कुल शार्प कर्व बनेगा। ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ऐसा नहीं है कहीं से बनाया हुआ है ये। दीज ऑल आर एक्सपेरिमेंटल डेटा, इसमें कोई इफ बट यस और नो नहीं है ना। सिंपल ध्यान रखना बेटा। सो व्हेन वी टेक अ टेम्परेचर T, सपोज आपका रिएक्शन है और आपका रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है T टेम्परेचर पर, तो ये पीक यहां बन रहा है और इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। सही है। ये टेम्परेचर आपने बढ़ाया T+10 डिग्री से, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो कर्व है, जो रिएक्शन का कर्व है, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है और इस तरीके से आपका कर्व फॉर्म होता है और ये इस तरीके से दिखता है। ये जो A है ये एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट है। सही है। ये एज्यूम करा हुआ पॉइंट है कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर कर रहे हैं हम इस चीज को, है ना। लेकिन तो यहां भी ले सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है ना, बट इजी रहेगा यहाँ कंपैरिजन के लिए, बुक ने भी करा हुआ। देखिए अब क्या बोलता है ये, अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ टॉप वाले ग्राफ को, ये ध्यान से देखना, ये ग्राफ, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, A, B और ये C। क्लियर। ये जो प्रोडक्ट का जोन है, ये प्रोडक्ट किस टेम्परेचर पर है, एट T टेम्परेचर पर। ये जो प्रोडक्ट जोन है, ये कौन सा प्रोडक्ट, ट्राइंगल ABC। अब जैसे आपने 10 डिग्री रेज करा टेम्परेचर, ये ग्राफ क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। अब इस ग्राफ को देखिए, इसको जो ब्रॉड हुआ है, इस ग्राफ का ट्राइंगल कौन सा है, ABB। तो ब्रॉड वाले का जो ट्राइंगल क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABD। और ये जो ट्राइंगल ABD बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ACD। अब बोलोगे सर ट्राइंगल जैसा थोड़ी दिख रहा है, एज्यूम कर लो। सही है, मैथ नहीं पढ़ने बैठे हैं। तो ABD जो ट्राइंगल है वो 2 ट्राइंगल का कंपोनेंट है, मतलब ABC तो है ही उसमें, बट साथ साथ क्या है, ACD है। मतलब इस ट्राइंगल का जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ। एक्स्ट्रा फॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि आपने टेम्परेचर क्या करा, T+10 डिग्री रेज करा।
ये जो डायग्राम है ये प्रूव करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। सही है, इसलिए ज्यादा प्रोडक्ट बनने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होती है। इतना ही लिखना होता है बोर्ड में। अब बुक में अगर वो 12, 15, 16 लाइन का कहानी लिखा है तो वो कहानी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए क्वेश्चन आता है, ये जो प्रोडक्ट है वो है कौन सा। अब देखिए इस ग्राफ का ये देखो, ये एरिया देखिए आप, ये रिएक्टेंट जोन है, मतलब एक्टिवेशन से पहले वाला रिएक्टेंट ही अज्यूम करोगे आप, तो ये रिएक्टेंट जोन है। सही, अब ये जो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हुआ है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर या कुछ टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट जोन है प्रीवियस ग्राफ का वो भी प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। एंड दिस कर्व प्रूव्स दैट कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है आरएनएस का। क्लियर, आता है कि क्या चीज करने के लिए, बनाने के लिए आता है, ड्रॉ करने के लिए आएगा, इसके अलावा नहीं कुछ ग्राफ। सही बेटा, ये 3 ग्राफ है आपके आरएनएस के। इक्वेशन सिलेबस में नहीं है तो ग्राफ कर लेना है ना, बी ऑन सेफ साइड, क्या पता आ जाए, बाद में दिक्कत हो जाएगा, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा देखिए आरएनएस इक्वेशन रॉन्ग लगा रखा है मैंने, रॉन्ग लगा रखा है, सिलेबस में नहीं है, मतलब हटा दिया है सीरियसली, बट देख लीजिए। आरएनएस इक्वेशन बोलता है k इक्वल a डॉट e की पावर माइनस a अपॉन आर टी। के रेट कॉन्स्टेंट है, बताया था मैंने आपको, a आरएनएस वेक्टर है, e एक्टिवेशन एनर्जी, r गैस कॉन्स्टेंट, t टेम्परेचर, और ये जो पूरा टर्म है इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन वैल्यू। सही है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर आप लॉग लोगे दोनों साइड तो देखो k का लॉग ln k ln a, ये लॉग x इंटू वाई हो जाएगा, तो लॉग x प्लस लॉग वाई। सही है, एक मिनट रुकिए। तो यहां देखिए k का लॉग ln k, यहां लॉग लोगे ln x इंटू वाई इक्वल क्या हुआ, ln x प्लस वाई। सही है, तो ln a लॉग e की पावर x होता है x, ये लॉग e की पावर x, तो क्या हो जाएगा माइनस e अपॉन आर टी। क्लियर, गॉट इट। सपोज आपने लिया टेम्परेचर T1, तो T1 टेम्परेचर पर क्या लिखोगे रिएक्शन को, ln K1 इक्वल ln A कांस्टेंट है माइनस E अपॉन आर टी। मतलब ये जो आरएनएस इक्वेशन है, सपोज करा आपने T1 टेम्परेचर पर, सपोज 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ होगा, है ना। सेम सपोज द सेम इक्वेशन एट T2 टेम्परेचर, तो T2 पर क्या होगा, ln K2 ln A माइनस E अपॉन आर टी टू। इक्वेशन 2 करना क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है, करा हुआ है मैंने दिखा। ln A से ln A कट हो जाएगा, log x माइनस log y क्या होता है, log x अपॉन y, लगा दो ln K2 अपॉन K1, E अपॉन R कॉमन ले लीजिए, इसको आगे निकाल लीजिए, पीछे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। लॉग खोलोगे इसको क्या बन जाएगा 2.303 लॉग, ध्यान लगाइए इसको, क्या बन जाएगा लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल E अपॉन 2.303 R ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसके न्यूमेरिकल पहले आते थे, ये फॉर्मूला लगता था, मतलब मैं कराऊंगा एक दो न्यूमेरिकल, अब ये सिलेबस से पूरा हट गया है। करा क्यों रहा हूं मैं आपको, केवल आपको जेई मेंस या आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि उसमें तो इम्पोर्टेंट है ये, आईआईटी मेन और आईआईटी एडवांस का इम्पोर्टेंट पार्ट है आरएनएस के इक्वेशंस। सही बेटा, इस डेरिवेशन में ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, सिलेबस में नहीं है, मैंने कट मारा हुआ है, इक्वेशन पर लिया है मैंने, है ना, लॉग लिया, उसके बाद क्या करा मैंने, T1 और T2 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर एज्यूम करा है, और कुछ नहीं करा मैंने, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करा है, एंड वी ऑब्टेन रिजल्ट। इसका ग्राफ देखते हैं, फिर पैक करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। ये ग्राफ देखिए बेटा, आप आरएनएस इक्वेशन क्या लिखा आपने, ln k इक्वल ln a माइनस E अपॉन आर टी, भूल तो नहीं गए, k इक्वल a डॉट e की पावर माइनस E अपॉन आर टी, याद है इक्वेशन यही था, इसका लॉग लिया हमने। सही करा क्या मैंने, ln k इक्वल, इसको आगे पीछे करा मैंने, माइनस E अपॉन आर टी प्लस ln a। ये जो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है,
y इक्वल mx प्लस सी। y क्या वेरिएबल है k, ओके। k की वैल्यू फ्लक्चुएट करेंगे आपके टेम्परेचर बढ़ने के साथ। टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो k का वैल्यू भी कम ज्यादा होगा। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन विच फैक्टर वैल्यू ऑफ k डिपेंड, एक ही फैक्टर है जिस पर k डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर, ना कॉन्सेंट्रेशन, ना टाइम, ना कुछ। k का वैल्यू ओनली इज वेरिएबल विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करोगे k का वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ाओगे k का वैल्यू बढ़ेगा। करके देखना, देखिए mx ये कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, आपका ये वेरिएबल है टाइम 1/t, टाइम दिया मैंने। एक्टिवेशन एनर्जी इन आर ये क्या है, कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ln ए कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं ln k और 1/t का ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ, तो आपका जो स्लोप है वो कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस में है, तो ये मैंने स्लोप ड्रॉ करा। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, -PA/r, और ln a क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट। तो ये ग्राफ है आपके आर्हेनियस इक्वेशन का, सही है। अब आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको, तो ग्राफ के चांस बन सकते हैं। क्लियर नहीं लिखा है उसने सिलेबस रिलेटेड में, उसने क्या लिखा है, आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन का मतलब अगर हम समझे तो फिर तो ग्राफ भी नहीं आना चाहिए आर्हेनियस इक्वेशन में। थ्योरी आ सकती है, डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा, सही है, ये भी नहीं आएगा। बट जहाँ इतना पढ़ रहे हैं एक लेक्चर देख लो, क्या जाएगा लेक्चर देखने में, है ना, सेफ साइड है ना, ज्यादा बेटर है। तो आज का लेक्चर देखिए ध्यान से, और लेक्चर देखने के बाद नोट्स जरूर पढ़ने हैं, और टेस्ट में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए अपना। ये जो दिखाने के जो 50-55 बच्चे हैं बैच में, ज्यादा ही हो गए पता नहीं, एक में शायद 40, एक में 37 दिखाता है, एक में 18-19 है, लगभग 56-57। ये जो दिखाने का भीड़ इकट्ठा हुआ है, आप टेस्ट दीजिए तभी पता लगेगा आपका। चाहे आप एक ही क्वेश्चन करिए टेस्ट में, जैसे कई बच्चे बोलते हैं हमने तो रिसेंटली ज्वाइन करा है, भाई एक ही करो ना क्वेश्चन, कौन गोली मारने बैठा है आपको, प्रैक्टिस करिए। 10 क्वेश्चन दिए, 2 तो करोगे, 3 क्वेश्चन तो करोगे, कुछ तो होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सही है बेटा। लेक्चर देखिए, बाकी बातें करते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पॉसिबिलिटी है हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।